बच्चों, आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स। एक नया चैप्टर कुछ शुरू किया गया है, उसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, निवासीय स्थिति। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि चैप्टर के बारे में क्या मामला है, क्या बातें हैं। बच्चों, हमने आपको लास्ट में शायद बताया हो किन किन को भारत में टैक्स देना है और किन किन को भारत में टैक्स नहीं देना है। हमारा चैप्टर यही बताने के लिए बना है। बोलो, सही बात हम कह रहे हैं कि नहीं बच्चों? कि हमारा चैप्टर किस बारे में बना है कि किन किन को भारत में टैक्स देना है और किन किन को भारत में टैक्स नहीं देना है, ये जानने के लिए हमारा चैप्टर बना है। कल हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे। आइए जरा आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, पर्सन बराबर 7 लोग होते हैं। जानते हो आप कि पर्सन बराबर कितने होते हैं? 7 लोग होते हैं। ठीक है भाई, लेकिन हमारा नाम इंडिविजुअल है। बोलिए, सही बात है कि नहीं कि हमारा नाम क्या है? हमारा नाम इंडिविजुअल है। तो पर्सन बराबर 7 लोग, हमारा नाम इंडिविजुअल। और हमें इस चैप्टर में 3 भागों में बांटा गया है। तो हमें इस चैप्टर में 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाम है हमारा साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमारा दूसरा नाम जो यहाँ रखा गया है वो है असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और हमारा तीसरा नाम रखा गया है नॉन रेसिडेंट, यानी कि अनिवासी। तो बच्चों, हमारे 3 नाम है, 3। यानी अगर हम हैं सैफी सर, तो या तो हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, और या तो हम नॉन रेसिडेंट। मिस्टर राम है तो राम या तो ऑर्डिनरी है, या तो नॉट ऑर्डिनरी है, या तो नॉन रेसिडेंट है। तो आपको पूछना चाहिए, सर ये बताइए कि हमें 3 भागों में क्यों बांटा गया? हम इंडिविजुअल हैं, हमें 3 भागों में क्यों बांटा गया? कारण बताइए। कारण सुनना बच्चों, कारण बता रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? बोलो बच्चों, किसके नीचे हम लिख रहे हैं? भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बताओ, सबको जवाब मिल गया कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, दूसरी बात, भारत में कम टैक्स कौन देता है? कम टैक्स कौन देता है? जी, जवाब है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो भारत में कम टैक्स कौन देता है? वो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, तीसरी बात, भारत में सबसे कम टैक्स कौन देता है? नॉन रेसिडेंट। तो बोलो बच्चों, समझ बात आ गई कि हम इंडिविजुअल को 3 भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है भारत में सबसे अधिक टैक्स देगा, जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है भारत में कम टैक्स देगा, और जो नॉन रेसिडेंट है भारत में सबसे कम टैक्स देगा। ठीक? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ठीक। अब आपको पूछना चाहिए, सर पहचाने कैसे? ठीक, अब आपको क्या पूछना चाहिए? सर हम कैसे पहचाने कि वो नेपाली व्यक्ति जो जैकेट बेच के आया भाग गया, तो इन तीनों में कौन है? जो सब्जी मंडी वाला है, चाइनीज डॉक्टर, वो पता नहीं क्या है इन तीनों में। जो हमारे चाचा जी विदेश जाके पैसा भेज रहे हैं वो क्या है? एक पड़ोसी नेशनलिटी विदेश की ले लिया। सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन क्या है? हाँ बच्चों, हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ठीक, हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और आपको गेस करना है, आपको गेस करना है कौन क्या है। ठीक, हम कहानी सुनाने जा रहे हैं और आप गेस करोगे। तो मेरी कहानी बहुत ध्यान से सुनना। मेरी कहानी में एक आदमी है, दूसरा आदमी है और तीसरा आदमी है। ठीक, एक का नाम है मिस्टर राव, एक का नाम है मिस्टर सोहन, और एक का नाम है मिस्टर निक्सन। एक का नाम है मिस्टर निक्सन। 3 लोग हैं मेरी कहानी में, सुनना। राम का जन्म भारत में हुआ, सोहन का भी जन्म भारत में हुआ,
निक्सन का जन्म अमेरिका में हुआ। बोलो बच्चों, आपने कहानी को ध्यान से सुना कि राम का जन्म भारत में हुआ, सोहन का जन्म भारत में हुआ, निक्सन का जन्म अमेरिका में हुआ। बच्चों ये तीनों लोग भारत विदेश, विदेश भारत काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। बोलो, कहानी का दूसरा पार्ट सुना आपने? ये तीनों लोग काम के सिलसिले में कभी भारत कभी विदेश, कभी विदेश कभी भारत आते जाते रहते हैं। तो कहानी के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट, राम का जन्म भारत में, सोहन का जन्म भारत में, निक्सन का जन्म अमेरिका में। ये तीनों भारत आते जाते रहते हैं। चलो जरा अब बात कर लें सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप, नागरिकता या नेशनलिटी। राम भारतीय नागरिक है, सोहन वो भी भारतीय नागरिक है, निक्सन अमेरिकन नागरिक है। बोलो, कहानी का तीसरा पार्ट क्लियर? मैं भारतीय राम, मैं भारतीय सोहन, मैं अमेरिकन निक्सन। ठीक है बच्चों, कहानी का चौथा पार्ट सुनना। चौथा, राम, मैं भारत में ही रहता हूं। तो राम कहता है कि मैं भारत में ही रहता हूं। सोहन, मैं विदेश चला गया, कमा कमा के भेजता हूं। तो सोहन कहता है मैं विदेश चला गया, कमा कमा के भेजता हूं। निक्सन, जी मैं अमेरिका में ही रहता हूं। तो राम भारत में रहते हैं, सोहन भारत में, हाँ ये जो है सोहन जो है भारत में नहीं रह रहे हैं, चले गए हैं विदेश, वहां से कमा के भेजते हैं। और निक्सन अमेरिका में रहते हैं। तीनों भारत आते जाते रहते हैं। बच्चों कहानी बढ़िया से सुन ली? सारे पार्ट क्लियर? दोबारा कहानी सुनाना तो नहीं है? हर बात दिमाग में बैठ गई? हर बात दिमाग में बैठ गई? हाँ। तो बताओ बच्चों, एक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी, एक है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि असाधारण निवासी, और एक है नॉन रेसिडेंट अनिवासी। बोलो बच्चों, राम कौन है? राम ने भारत में जन्म लिया, भारतीय नागरिक है, भारत में ही रहता है। बताओ राम कौन है? और सत्यम का जवाब आ गया है। हाँ, आंचल का जवाब भी आ गया है। हाँ, तो बच्चे सभी कहते हैं सर राम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अच्छा सोहन, भारतीय नागरिक, भारत में जन्म लिया, विदेश कमाने चला गया। सोहन कौन है बच्चों? सोहन, बच्चे कहते हैं सर सोहन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। निक्सन अमेरिकी नागरिक, अमेरिका में ही रहता है। बच्चों सोहन कौन है? और अब की बार बच्चे क्या कहते हैं? सॉरी, निक्सन, निक्सन कौन है बच्चों? बच्चे कहते हैं सर निक्सन नॉन रेसिडेंट है। तो बच्चों आपके सारे जवाब सरासर गलत हैं। आपके सारे जवाब सरासर गलत हैं। तो श्वेता कह रही हाँ सर, सबको निपटा दिया। हाँ बच्चों, एकदम गलत है। एकदम गलत है सर? हाँ एकदम गलत है। तो सर कहानी जो आप सुनाए थे मतलब सही है ही नहीं, मतलब एकदम गलत है? हाँ बच्चों, हमने आपको मूर्ख बनाया है, मूर्ख। आप लोग बन भी गए, हमने आपको अपने जाल में फंसा लिया है। अच्छा सर, मगर आप ही तो बोले कि ये भारतीय नागरिक है, भारत में रहता है, ये भारतीय नागरिक है, भारत में नहीं रहता, विदेश चला गया, कमा के भेजता है। ये विदेशी नागरिक है, विदेश में रहता है। तो ये सब तो बता रहे थे, लग तो यही रहा था। नहीं नहीं। तो सर आप बताइए कि कैसे पता चलेगा कि कौन ऑर्डिनरी है, कौन नॉट ऑर्डिनरी है, कौन नॉन रेसिडेंट है? कैसे पता चलेगा सर? बच्चों शर्तें। क्या? शर्तें। अच्छा, शर्तें भी कुछ हैं? और क्या शर्तें हैं? कहाँ है? ये रही बेसिक कंडीशन, आधार शर्त, एडिशनल कंडीशन अतिरिक्त शर्त। तो बच्चों कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं। आधार शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन, और अतिरिक्त शर्तें हैं, एडिशनल कंडीशन। तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट कैसे निकलता है, कैसे पता चलता है? शर्तों से। तो बच्चों हमने आपको कहानी क्यों सुनाई? आपको पगला बनाने के लिए, आपको बुद्धू बनाने के लिए। बच्चों हमने आपको मूर्ख बनाया और हमको बड़ा मजा आया।
चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये तीनों कैसे डिसाइड होते हैं? शर्तों से। बोलो, समझ बात आई बच्चों? अच्छा, तो कहानी मूर्ख बनाने के लिए थी? बिल्कुल सर, इसका मतलब कोई व्यक्ति कहाँ जन्म लिया उससे हमारे चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। किसी ने भारत में जन्म लिया, किसी ने विदेश में जन्म लिया, हमारे चैप्टर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सर, कोई भारतीय नागरिक है या विदेशी नागरिक है, उससे भी हमारे चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हमारे चैप्टर का नागरिकता से भी कोई लेना देना नहीं है। कहाँ जन्म लिया हमसे मतलब नहीं, कहाँ की नागरिकता हमसे मतलब नहीं, आजकल कहाँ रहते हो हमसे मतलब नहीं। तो हमें मतलब है किससे? शर्तों से। हमें किससे मतलब है बच्चों? शर्तों से। ठीक, तो हमारे चैप्टर, विष्णु कह रहे हैं 1 अप्रैल नहीं है सर। विष्णु, तुम्हें क्या दौरा आ गया भाई? तुम्हें कैसा दौरा आ गया 1 अप्रैल का, ये बता दो। क्या समस्या हो गई? कैसी गंभीर समस्या हो गई? 1 अप्रैल क्या बोल दिया तुमने? पता नहीं क्या कहते हो। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति। तो रेसिडेंशियल स्टेटस यानी निवासी स्थिति। सर, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब, अरे था ना, अभी अभी था ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक और क्या था, नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब यही हुआ, तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, तुम्हारा निवासी स्थिति बताओ, मतलब बताओ तुम ऑर्डिनरी हो कि नॉट ऑर्डिनरी हो कि नॉन रेसिडेंट हो। और इनकम पर टैक्स इसी हिसाब से लगता है, इनकम पर टैक्स इसी हिसाब से लगता है। भारत में सबसे अधिक टैक्स ऑर्डिनरी देगा, भारत में कम टैक्स नॉट ऑर्डिनरी देगा, भारत में सबसे कम टैक्स नॉन रेसिडेंट देगा। ठीक। अच्छा बच्चों, तो फिर हमारे चैप्टर का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता एक अलग चीज है बच्चों, और हमारा चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, हमारा चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एकदम अलग चीज है। ठीक, नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन कर लें, पूछ लें। ये बताओ, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट कैसे पता चलता है? नागरिकता से, पैदा होने से, रहने से? बोलो कि ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट कैसे पता चलता है? नागरिकता से, पैदा होने से, रहने से? नहीं। सारे बच्चे कह रहे हैं सर शर्तों से, कंडीशन से। बिल्कुल सही। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलती है बच्चों? कंडीशन से, शर्तों से। अब सुनना, अब सुनना। जो ज्यादा शर्तें पूरी करे, जो ज्यादा शर्तें पूरी करे, उसका नाम है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी। तो जो ज्यादा शर्तें पूरी करे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो कम शर्तें पूरी करे, जो कम शर्तें पूरी करे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण निवासी। जो शर्तें पूरी ही ना करे, जो शर्तें ही पूरी ना करे, वो है नॉन रेसिडेंट। तो बताओ बच्चों, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस बारे में? बोलो। ज्यादा शर्तें पूरी करने वाला ऑर्डिनरी, कम शर्तें पूरी करने वाला नॉट ऑर्डिनरी, शर्तें ना पूरी करने वाला नॉन रेसिडेंट। ठीक है, चलो जरा शर्तों की शक्ल दिखा दें बच्चों। शर्तों की शक्ल दिखा दें आपको। शर्तें, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में बेसिक कंडीशन, मगर ये क्या, एक और दो। तो बच्चों आपने क्या देखा? बेसिक कंडीशन अंदर से कितनी है? बोलो, क्या देखा आपने? बेसिक कंडीशन अंदर से कितनी है? जल्दी बोलो। और बच्चे कहते हैं सर बेसिक कंडीशन, ये रही बेसिक, ये रही एक, ये रही दो। सर बेसिक कंडीशन दो है। ठीक है बच्चों, क्या है? बाद की बात है। बच्चों जल्दी बताओ, एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्त कितनी है? बोलो बोलो बोलो। एडिशनल कंडीशन कितनी है? सर एक है, दो है। अच्छा अच्छा, बेसिक भी दो है, एडिशनल भी दो है। तो बेसिक कंडीशन भी दो है, एडिशनल कंडीशन भी दो है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। आइए जरा सा देखते हैं, जरा सा हिंदी में दिखाते हैं आप, हिंदी में।
हाँ बच्चों, बेसिक कंडीशन मतलब आधार शर्त। आधार शर्त नंबर 1, वह भारत में कुछ दिन रहा हो। कहाँ? भारत में। अच्छा भाई, वह भारत में कुछ दिन रहा हो। अच्छा भाई, फिर भारत में, तो बेसिक कंडीशन 1 और 2। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल, वह भारत में कुछ दिन रहा हो। और एडिशनल कंडीशन नंबर 2, वह भारत में कुछ दिन रहा हो। भारत में, भारत में, फिर उसके बाद, जी उसके बाद फिर से भारत में और भारत में। इंग्लिश में, इंग्लिश में बेसिक कंडीशन इन इंडिया, भारत में। और ये दूसरी वाली इन इंडिया, भारत में। तो बच्चों से हमें एक बात जाननी है, ये बताओ क्या हर शर्त में एक बात लिखी है? कौन सी बात? तो क्या, क्या बात लिखी हुई है हर शर्त में? भारत में, भारत में। हाँ, जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर भारत में लिखी है। तो आप बताओ शर्तें क्या चाहती हैं? कितना दिन विदेश में गुजारे हो वो जानना चाहती हैं कि कितना दिन भारत में गुजारे हो वो जानना चाहती हैं? बोलो बच्चों, ये शर्तें क्या जानना चाहती हैं? कि जितना दिन भारत में गुजारे हो वो, या जितना दिन विदेश में गुजारे हो वो? बच्चे कह रहे हैं सर शर्तें जो है वो तो भारत में चाहती हैं कि भारत में कितना दिन गुजारे हो, विदेश में कितना दिन गुजारे हो उससे शर्तों को कोई मतलब नहीं। हाँ बच्चों, एकदम सही बात कही आपने कि विदेश में कितना दिन गुजारे हो वो हमारे काम की बात नहीं है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। चलो जरा देखें बच्चों कि हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है कहाँ से कहाँ तक भारत है। ठीक, तो आइए जरा आपको बताने का प्रयास करें बच्चों कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है बच्चों, अभी हम भी कहीं खड़े हैं, आप भी कहीं पर बैठे हो। ठीक है बच्चों, जो हमारा ग्रह है, हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ, पृथ्वी, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, एक सवाल कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो अर्थ है, इसमें पानी वाला हिस्सा ज्यादा है कि जमीन वाला हिस्सा ज्यादा है? पानी माने समुद्री, इसमें पानी वाला हिस्सा ज्यादा है कि समुद्र वाला हिस्सा ज्यादा है? चलो जवाब आना चालू हो गया। और बच्चे लगता है अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, कह रहे हैं सर पानी वाला ज्यादा है। एकदम सही जवाब, एकदम सही। कि दुनिया में 71% हिस्सा वाटर बॉडीज है, समुद्र है। और दुनिया में मात्र 29% हिस्सा क्या है? लैंड है, जमीन है। ठीक, लैंड है। तो क्लियर बच्चों कि जितना, आप सब आज एक बात बताओ, लगभग कितने देश हैं दुनिया में? जल्दी से जवाब दो, लगभग कितने देश हैं दुनिया में, कितनी कंट्री है लगभग, मोटी मोटा, आगे पीछे? हाँ भाई बिल्कुल सही श्वेता। बाकी बच्चों बिंदु, आंचल, अंशिका सब लग सर लगभग 200 कंट्री है। हाँ बच्चों 200 कंट्री। तो सारी कंट्री कहाँ बसी है? जमीन में। और जमीन है कितना? लगभग 30%। अच्छा, लगभग 30%। बच्चों 70% पर कोई कंट्री है ही नहीं, समुद्र है ना, समुद्र पे कहाँ से कंट्री बसाओगे? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, पूरी दुनिया बसी हुई है, मतलब पूरा सारी कंट्री बसी हुई है, 200 देश बसे हुए हैं 30% हिस्से में, क्या आप मानते हो कि जितना खाली जगह बची है वहां लगभग 500 कंट्री और बस जाए? बताओ। अरे हम लोग तो 30% जमीन पे बसे हुए हैं, अभी 70% जमीन खाली है, अभी हमारा 2.5 गुना दुनिया और बस जाए, तो अभी इतना जगह बाकी है, इतना जगह बाकी है कि वहां पर 2.5 गुना दुनिया और बस जाए, 500 देश और बस जाए। मगर बस क्यों नहीं रहे? पानी है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों ध्यान दें, एक सवाल पूछते हैं आपसे, एक सवाल। तो दुनिया में कितनी जमीन है आप देख रहे हो? मात्र 30% के आसपास जमीन। आप बताओ बच्चों, दुनिया की जो जमीनें हैं, जमीन, क्या हर जमीन किसी न किसी कंट्री के बीच डिवाइड है, बटी है, या कुछ जमीन खाली है किसी की नहीं है? क्या कहते हो, आपको क्या लगता है कि क्या दुनिया की हर जमीन
किसी ना किसी कंट्री के बीच बटी हुई है, या फिर कुछ जमीन ऐसी भी है जो किसी की नहीं है, खाली है। तो बच्चे कहते हैं सर नहीं, हर जमीन किसी ना किसी कंट्री के अंडर में है। एकदम सही जवाब बच्चों, जमीन सब बटी हुई है। बच्चों क्या आप स्पेस समझते हो? स्पेस, अंतरिक्ष, बोलो। अंतरिक्ष हमारा, हाँ, स्पेस। आप बताओ, स्पेस कोई नाप पाया है? कोई स्पेस कोई नाप पाया है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक है, बोलो। बच्चे कहते हैं नो सर, स्पेस तो अनंत है, अनंत, इनफाइनाइट। हर मिनट हर सेकंड बढ़ता ही रहता है, विस्तार ही होता रहता है उसका। तो आप बताओ बच्चों, जैसे जमीन किसी न किसी देश के पास है, क्या अंतरिक्ष का भी बंटवारा हो रखा है? क्या अंतरिक्ष भी कंट्री के बीच डिवाइडेड है? क्या कहते हो बच्चों, बोलो जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं सर सवाल ही नहीं उठता। और जवाब है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे भाई, बंटवारा उसका होता है ना जो चीज नाप सको। बंटवारा उसका होता है जो चीज नाप सको। जो चीज नाप नहीं सकते, बंटवारा कहाँ से करोगे? पता नहीं कहाँ तक स्पेस गया हुआ है, वैज्ञानिक पगलाए हुए हैं, समझे नहीं पा रहे हैं आज तक कि कहाँ पे स्पेस खत्म है, खत्म है ही नहीं। तो स्पेस का बंटवारा नहीं हुआ है। तो स्पेस किस कंट्री का है? किसी का नहीं है। तो बच्चों एक बात तो मानना पड़ेगा, जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है। बोलो सही बात है कि नहीं? जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है। तो जिसका मन में आ रहा है वो कंट्री अपना रॉकेट उठा रही है, अंतरिक्ष लेके भाग रही है। जिसका मन में आ रहा है अंतरिक्ष में जाओ, सैटेलाइट लगाओ, अपने स्टेशन बनाओ। हर कोई अंतरिक्ष में भाग रहा है। आप ही बताओ बच्चों, हम लोग घर में D2H देखते हैं, छतरी वतरी लगा के टीवी देखते हैं, छतरी का मुंह स्पेस की तरफ रहता है, तो वहां सैटेलाइट वेटेलाइट होगा ना। तो तो स्पेस किसी का नहीं है, हर कोई जाके सैटेलाइट लगा रहा है, कचरा फैला रहा है, गड़बड़ कर रहा है। खैर, टॉपिक पर आते हैं। तो जमीन सबकी है, मतलब जमीन किसी ना किसी कंट्री के बीच डिवाइड है, लेकिन स्पेस डिवाइड नहीं है। चलो बच्चों, जरा बात कर लें अपने विशाल समुद्र की, अपने विशाल काय समुद्र की बात कर लें। ठीक, तो बताओ बच्चों, समुद्र भी डिवाइडेड है क्या कि नहीं? बहुत विशाल समुद्र है। पूरी दुनिया 30% में बसी है, लगभग 70% तो समुद्र है। तो क्या समुद्र का बंटवारा हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है? क्या समुद्र डिवाइड है? तो कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं ना। आंचल को तो पता है कि डिवाइड है। ठीक है, परसेंट भी बता दिया आपने। बच्चों, स्पेस को क्यों नहीं बांट पाए? क्योंकि स्पेस अनंत था, पता नहीं कितना। लेकिन समुद्र की तो अंदाजा है ना, भले विशाल है लेकिन अंदाजा है ना कि हाँ समुद्र इतना है। तो बच्चों 1982 तक, 1982 तक समुद्र का बंटवारा नहीं हुआ था। तो 1982 तक समुद्र का बंटवारा नहीं हुआ था, मगर एक देश दूसरे देश से लड़ते रहते थे, डिस्प्यूट होता रहता था। यार तुम कैसे मेरे यहाँ आके मछली निकाल के चले गए, कैसे मेरे यहाँ तुम पेट्रोलियम निकाल लिए, गैस निकाल लिए, कोयला निकाल लिए, अभ्रक निकाल लिए, मिनरल्स निकाल लिए, कैसे भाई? कैसे तुम मेरा घुस के चले आए यहाँ पर? तो अक्सर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से समुद्र सीमा लेकर विवाद होता रहता था। तो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बीच में पड़ा, और उसने 1982 में कहा कि यार समुद्र बांट देंगे, लेकिन इतना ज्यादा है ना, इतना विशाल है ना समुद्र, जितने में दुनिया बसी है उसका 2.5 गुना तो समुद्र है, कहाँ से बांटे? तो पूरा तो नहीं बांट पाएंगे, लेकिन जो विवाद हो रहा है उतना समझा देंगे, सुलटा देंगे। तो हम थोड़ा सा समुद्र बांट दे रहे हैं, विश्व के पूरे समुद्र का लगभग 5% समुद्र बांट दे रहे हैं। तो बच्चों, समुद्र का बंटवारा हुआ, मगर बहुत थोड़े से समुद्र का। कहने को थोड़ा है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा है, अथाह समुद्र है भाई। तो थोड़े से समुद्र का बंटवारा हो गया, 5%। लेकिन बच्चों, आज तक 95% समुद्र का बंटवारा नहीं हुआ है। तो आप बताओ, 5% समुद्र कंट्री के बीच डिवाइडेड है, और 95% समुद्र किसी का नहीं है। और बच्चों, जो किसी का नहीं होता वो, मेरे शब्द आप पूरे करोगे, जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, कि बस 5% समुद्र कंट्री के बीच डिवाइडेड है, आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना। लेकिन जो 95% समुद्र है वो किसी का नहीं है, और जो किसी का नहीं होता सबका होता है। क्या बच्चों आपने ऐसा नहीं सुना क्या? एक देश है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया, किम जोंग वाला, हाँ,
उनका जब देखो समुद्र में जाके मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं, उनका जब भी देखो समुद्र में जाकर मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं। तो नॉर्थ कोरिया वाले हैं, अपने पड़ोसी चाइना वाले हैं, अपने पाकिस्तान वाले हैं, जिसका देखो यूएस वाले भी हैं, रशिया वाले, फ्रांस वाले, सब सब जाके समुद्र में क्या कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा भैया, आपको वहां युद्ध अभ्यास कर रहे हो, वहां मिसाइल गिरा रहे हो, वहां रॉकेट गिरा रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अब किसी के बाप का थोड़ी ना है भाई। 95% समुद्र जो किसी का नहीं है सबका है, कर रहे हैं इस्तेमाल। तो बच्चों ये मामला होता है कि वहां समुद्र किसी का नहीं है, जो किसी का नहीं है सबका है। तो 95% समुद्र किसी का है ही नहीं। बच्चों क्या आपको एक घटना याद है 9/11 के नाम से? ये घटना क्या है बच्चों? 9/11 के नाम से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां पर क्या हो गया था, हमला हो गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि हम आपको क्या बता रहे थे। हम बता रहे थे कि साउंड पहले बंद कर दे इसका। हाँ, कि यूएसए में क्या हुआ था, अटैक हुआ था। 9/11 कहलाता है ये। ओसामा बिन लादेन के लोगों ने अटैक किया था, उसका क्लिप दिखाना चाहते हैं। What's going on there? The traffic erratic again. Very well. Ready? There? Ready? That's fine. What? At 7:37? Wait, what? Like the world trade? Who are you talking to? Oh, God. Oh, my God. United 175, New York. Calls over here right now. And we might have a hijack over here, too. Joe, listen, on an airplane that's been hijacked, and things will go well. I'm looking good. I just want you to know it has something from you. I want you to do good. So happy for time. Same for my parents and everybody. And I totally love you. And I will see you later. Bye, babe. तो फाइनली जी हाँ, लौट आते हैं यहाँ से बच्चे। अपने फाइनली देख लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ बच्चों, हम टॉपिक पे लौट रहे हैं, अपने अपनी शीट पे लौट रहे हैं। तो आप लोग बताओ बच्चों कि क्या आपने देखा कि क्या हुआ? कह रहे वॉइस क्लियर नहीं है। अरे भैया, यूट्यूब पर था, कोई ऐसे ही क्लिप हमने उठा ली थी। बच्चों क्या हुआ देखा आपने? हुआ ये, हाँ, आंचल कह रही है बेटी, इसका मतलब, अरे कॉल पे बात हो रही थी, वो अपनी वाइफ को कह रहा था बेटी यहाँ पर हम लोगों को अटैक हो गया है। देखिए हुआ क्या बच्चों, एक आतंकवादी था, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। नाम सुना होगा आपने, ओसामा बिन लादेन, अफगानिस्तान का ही था। ओसामा बिन लादेन जी, एक आतंकवादी था। इसको बहुत दुश्मनी थी। किससे दुश्मनी थी इसकी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके लोगों ने इसके लोगों ने दो जहाज को बंधक बना लिया। अभी आपने प्लेन देखा, दो प्लेन। तो इसके लोग यूएसए में गए और वहां दो जहाज को बंधक बना लिए, हाईजैक कर लिए। और जाकर आपने देखा कि पहले एक बिल्डिंग में लड़ाया एक जहाज, दूसरा दूसरी बिल्डिंग में लड़ाया दो जहाज। तो पेंटागन की बिल्डिंग थी, नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। तो जहाज सीधे सीधे लड़ा दिया, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, बहुत हजारों सैकड़ों सैकड़ों लोग मारे गए। तो अब यूएसए को क्या लेना था? बदला लेना था ओसामा बिन लादेन से। उसने कई साल तक खोजा, पूरी दुनिया में खोजा, अफगानिस्तान पर हमला भी कर दिया। लेकिन ये बेटा मिले कहां पर लादेन? ये मिले हमारे जो बगल में है पाकिस्तान। सारे बदमाश लोग वहीं मिलेंगे आपको। तो ये मिले वहां पर एबटाबाद में मिले। तो यूएसए की फोर्स, नेवी सील, तो यूएसए की फोर्स, नेवी सील, वो सब आए हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से इनकी बिल्डिंग में कूदे, इनको मारा, इनकी बॉडी उठाई और लेके चल दिए यूएसए। तो अब लादेन मर चुका था और उसकी बॉडी कहां पर थी? यूएसए में थी।
अब यूएसए के सामने एक प्रॉब्लम थी कि लादेन की बॉडी को क्या करना है, दफनाना है, क्योंकि लादेन मुस्लिम था और मुस्लिम हिसाब से उसका क्रियाक्रम करना था। तो उस समय मेरे ख्याल से ओबामा थे, राष्ट्रपति ओबामा थे, वो बोले यार इसको ना जमीन में मत दफनाओ, क्योंकि जमीन में दफनाएंगे ना तो यहाँ पर लोग इनकी पूजा अर्चना चालू कर देंगे, यहाँ पर धर्म स्मारक बना देंगे और ऐसे और आतंकवादी पैदा होंगे। तब ये लोग क्या किए, समुद्र में ले गए, समुद्र में। तो ओसामा बिन लादेन को एक लोहे के बक्से में पैक की बॉडी, उस पर हजारों टन का और बोझ डाला लोहे का, और जाके समुद्र की गहराइयों में दफना दिया, एकदम नीचे आके। कौन सा समुद्र, वही समुद्र जो किसी का नहीं है, जाओ बेटा ढूंढ लो जाकर कहां पर दफनाया है। तो बच्चों बातों बातों में हमने आपको क्या बताया कि अभी भी मात्र 5% समुद्र ही है जो जिसका बंटवारा हो चुका है, लेकिन 95% समुद्र किसी का नहीं है। आओ जरा टॉपिक की बात करें कि सर हमारे भारत के हिस्से में कितना समुद्र आया है, हमारे भारत के हिस्से में कितना समुद्र आया है सर, वो बता दीजिए। आइए बच्चों बताते हैं। मैप देख पा रहे हो, बोलो बच्चों मैप देख पा रहे हो आप, तो जरा बता दें कि हमारे भारत के हिस्से में कितना समुद्र आया। देखिए हमारा भारत, ये सब भारत की जमीन यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है, और यहाँ से ये सब क्या चालू हो रहा है, सब ये सब जो हल्का ब्लू कलर का है सब विशाल समुद्र है। तो इस तरफ बंगाल की खाड़ी है बच्चों, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इस तरफ अरब महासागर है, अरबिक सागर। तो पूरा समुद्र आप देख रहे हो कि ब्लू कलर में भरा पड़ा है, दिख रहा है आपको कि हाँ यार बहुत ज्यादा समुद्र दिख रहा है, यहाँ से लेकर पूरा पता नहीं कहाँ तक, मैप में है ही नहीं वरना पता नहीं चला चला जा रहा है। तो बहुत समुद्र। तो आइए बच्चों बात करें भारत के पास समुद्र आखिर कितना है, क्योंकि यहाँ से भी आगे समुद्र है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ से भी आगे समुद्र है जो मैप से चलता ही जाएगा उधर, यहाँ से भी पूरा यहाँ तक समुद्र है। तो भारत कहाँ तक है, हमें जानना है बच्चों, भारत आखिर है कहाँ तक। ध्यान दीजिएगा, भारत फाइनली कहाँ तक है। बच्चों एक बात सुन लो, एक बात ये सुन लो बच्चों कि जमीन को नापते हैं किलोमीटर में, बोलो सही बात की गलत बात। लैंड बॉडीज जमीन को नापते हैं किलोमीटर में, लेकिन बच्चों समुद्र को नापते हैं, समुद्र को नापते हैं नॉटिकल माइल्स में, ठीक, नॉटिकल माइल्स में। तो जमीन को नापते हैं किलोमीटर में, लेकिन समुद्र को नापते हैं नॉटिकल माइल्स में। और एक नॉटिकल माइल कितना होता है बच्चों, 1.852 किलोमीटर। तो एक नॉटिकल माइल इतना होता है बच्चों। क्या हम कह सकते हैं लगभग 1.25 किलोमीटर, लगभग, या कह सकते हैं मोटी मोटा 2 किलोमीटर, बोलो कि लगभग की बात कर लो, 1.25 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की एक नॉटिकल माइल लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होता है, लगभग 2 किलोमीटर। ठीक है भाई। तो समुद्र को कैसे नापते हैं बच्चों, समुद्र को नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, न कि 2-4 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर ऐसे नापते हैं। तो चलिए आपको जरा बताएं कि भारत है कहाँ तक, भारत है कहाँ तक, क्योंकि यहाँ से वहां तक तो, यहाँ से वहां तक तो पता नहीं कितने हजारों नॉटिकल माइल्स है। नहीं नहीं बच्चों ध्यान देना कि भारत जहां जमीन खत्म, जहां भारत की जमीन खत्म, उधर से 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, भारत है। जहां जमीन खत्म उधर से 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है। जहां पे जमीन खत्म बच्चों, जहां पर जमीन खत्म वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है। तो बताओ बच्चों क्या बात समझ में आई कि भारत का समुद्र, भारत कहाँ तक है, जमीन में भी भारत है और समुद्र में भी भारत है। और समुद्र में कहाँ तक भारत है बच्चों, 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है। और गिन कहाँ रहे हैं, जहां भूमि सीमा समाप्त हो रही है, जहां भूमि सीमा समाप्त हो रही है वहां से गिन रहे हैं कि वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है। ठीक बच्चों, जहां से गिन रहे हैं उसको क्या नाम दे दो, उसको नाम दे दो बेस लाइन। तो जहां से गिन रहे हैं कि यहां से शुरू है 200 किलोमीटर तक, उसको नाम दे दो बेस लाइन। और आप देख रहे हो कि बेस लाइन ये सब टेढ़ा मेढ़ा है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, तो बस एक अंदाजे से मान लेते हैं कि हाँ ये
बेस लाइन है, अंदाजे से मान लिया जाता है। तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भारत नहीं है। बोलो बच्चों, समझ आया बात? अगर हम देखें जरा जरा देखें 1.852, एक नॉटिकल माइल बराबर 1.85, तो 200 नॉटिकल माइल बराबर 370 लगभग। तो बच्चों इसका मतलब अगर आप आसान शब्दों में किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग भारत कहाँ तक है? तो बच्चों भारत लगभग 370 किलोमीटर तक है। विष्णु, इस तरह श्रीलंका और इंडिया के बीच में कैसे डिवाइड किया है? अरे भैया, अभी सवाल शुरू नहीं किया तुम, पहले विष्णु अपना सवाल पूछना। विष्णु का सवाल सबको सुना दें। श्रीलंका और इंडिया के बीच में कैसे डिवाइड किया? हमने कहा विष्णु जब हम ये बात खत्म कर लेंगे तो अपना सवाल रिपीट करना, उस समय बताएंगे। सवाल अच्छा है तुम्हारा, मगर अभी टाइम नहीं हुआ है, लास्ट में बताएंगे। हाँ बच्चों ध्यान देना। क्या सब समझ गए कि जमीन, जहां भारत की जमीन खत्म है, जहां पानी शुरू है, तो भारत पानी में भी है। मगर जल्दी से कंफर्म करो कि पानी में भारत कहां तक है, कितने नॉटिकल माइल्स तक है भारत? बोलो, क्या बताया हमने कि पानी में कहां तक भारत है? नॉटिकल माइल्स में बोलो। हाँ हाँ, 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान देना। तो आइए देखें कि यहाँ से सत्यम करे 360 किलोमीटर, अरे 370 किलोमीटर लिखा था हमने। और किलोमीटर मत बोलो, जो चीज जैसे होती है वैसे ही बोलो कि हाँ भाई 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना कि 200 नॉटिकल माइल्स तक 3 पड़ाव हैं। कितने? 3 पड़ाव। पड़ाव नंबर 1 12 नॉटिकल माइल्स, पड़ाव नंबर 2 24 नॉटिकल माइल्स, पड़ाव नंबर 3 अब जाके 200 नॉटिकल माइल्स। तो बच्चों 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत ने कितने पड़ाव बनाए हैं? पहला स्टेशन 12 नॉटिकल माइल, दूसरा स्टेशन 24 नॉटिकल माइल, तीसरा स्टेशन 200 नॉटिकल माइल्स। तो आप सोचो बच्चों कि अगर इसको 3 भागों में बांटा है तो सोचो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। बोलो बच्चों कि अगर भारत ने 200 नॉटिकल माइल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 12 24 फिर 200, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। हमारी नेवी के लोग, हमारा सुरक्षा, यहाँ पर भी भारी सुरक्षा रहती है, भारी सुरक्षा। 24 नॉटिकल माइल सुरक्षा पहले से कम हो गई है और 200 नॉटिकल माइल्स सुरक्षा और कम हो गई है। यहाँ पर भारी सुरक्षा, भारी सुरक्षा 12 नॉटिकल माइल्स पर। यहाँ सुरक्षाएं कम हुई, हमारी नेवी के लोग कम हो गए, और यहाँ पर तो सुरक्षाएं और कम होती चली गई। तो 3 पड़ाव है। आओ पता लगाएं बच्चों की क्या मामला है। नाम भी बता दें आपको। नाम, भारत ने 12 नॉटिकल माइल्स जहां खत्म होता है उसका नाम क्या रखा है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। एक और भी नाम है टेरिटोरियल सी। तो 12 नॉटिकल माइल का नाम भारत ने रखा है, भारत की समुद्री सीमा जो भी कह लो, तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया नाम रखा है 12 नॉटिकल माइल का। अच्छा, और भारत ने 24 नॉटिकल माइल पर क्या नाम रखा है? 24 नॉटिकल माइल्स का नाम रखा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिजुअस जोन, ऐसा नाम रखा हुआ है। ठीक। और अब 200 नॉटिकल माइल्स का नाम क्या रखा है? 200 नॉटिकल माइल्स का नाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नाम रखा हुआ है। चलो बच्चों, नाम हमने आपको बता दिया कि 12 का नाम रखा है इन्होंने टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इनका नाम कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इनका नाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये नाम रखा हुआ है। चलो अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि अगर 3 पड़ाव है तो अब पहले हम आपको क्या क्लियर कर दें? 12 नॉटिकल माइल्स क्लियर कर दें। 12 नॉटिकल माइल्स वाली बात, अगर कोई दूसरी कंट्री का मेरी कंट्री में घुस आता है, वो भी 12 नॉटिकल माइल के अंदर। सुना बच्चों आपने क्या कह रहे हैं? कोई दूसरी कंट्री का मेरी कंट्री में घुस आता है, और कहां तक घुस आता है? 12 नॉटिकल माइल के अंदर। मतलब मान लो 8 नॉटिकल माइल। तो बताओ बच्चों, अगर कोई 8 नॉटिकल माइल तक आ गया तो बताओ 12 के अंदर आ गया ना? बोलो, अगर कोई 8 नॉटिकल माइल तक आ गया मेरे 8 नॉटिकल माइल में, तो वो तो मेरे 12 के अंदर आ गया। तो सुनना बच्चों, अच्छा कैसे आ गया? चाहे तुम अपना ड्रोन घुसा दिए हमारे यहाँ,
चाहे तुम अपना हेलीकॉप्टर घुसा दिए हमारे यहाँ, हेलीकॉप्टर, हाँ, तो चाहे तुम अपना ड्रोन घुसा दिए, अपना हेलीकॉप्टर घुसा दिए तुम, या तुम अपना जहाज घुसा घुसा दिए हमारे यहाँ, या फिर तुम अपना शिप घुसा दिए हमारे यहाँ, तुम हमारे यहाँ घुसपैठ कर दिए, 12 के अंदर आ गए, तो सुनना बच्चों अब क्या होगा। अब भारत अपने मिसाइल से उड़ा देगा। अब भारत को क्या कर देगा, उड़ा देगा। और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो 12 नॉटिकल माइल्स में अगर कोई अंदर आया तो भारत के पास क्या अधिकार है बच्चों, उड़ा देगा, मिसाइल से उड़ा देगा, खत्म कर देगा। और कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कंट्री कुछ नहीं कह सकती हमको, क्योंकि हमने अपनी सुरक्षा में ऐसा किया। मेरे पास अधिकार है कि मेरे 12 नॉटिकल माइल में बिना परमिशन कोई नहीं घुसेगा, कोई घुसा तो उसका अंजाम यही होगा, उड़ा देंगे। कोई कंट्री हमें कुछ नहीं कह सकती, इंटरनेशनल कोर्ट भी हमें कुछ नहीं कह सकता, हमारे पे कोई मुकदमा नहीं होगा। तो बताओ बच्चों, 12 नॉटिकल माइल्स का अधिकार समझ में आया कि कोई भी दूसरी कंट्री वाला मेरी कंट्री में घुसता है बिना मेरी परमिशन के, 12 के अंदर घुसता है, उड़ा दो उसको, और मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। कोई भारत से पूछने नहीं आएगा कैसे तुमने उड़ा दिया, क्यों तुमने उड़ा दिया। आगे बताएं, बोलो बच्चों, 24 नॉटिकल माइल बताएं कि 12 में तो घुसना नहीं है, घुसना तो पूछ के घुसो, और बिना पूछे घुसे तो बस तुम गए समझ लो, उड़ा देंगे तुमको, छोड़ेंगे नहीं, कोई कुछ हमसे बोलने नहीं आएगा। अच्छा, ये बात तो बच्चे समझ गए कि 12 नॉटिकल माइल्स के भारत के पावर क्या है। अब सुनना, दूसरी कंट्री का कोई बिना परमिशन मेरे यहाँ घुस आया, दूसरी कंट्री का कोई मेरे यहाँ बिना परमिशन घुसाया 18 नॉटिकल माइल पर घुसाया, तो बच्चे बात बताओ, वो 18 नॉटिकल माइल में घुसा तो 12 के अंदर तो नहीं आया ना। बोलो, 12 के अंदर तो नहीं आया ना, वो तो 18 पे खड़ा है, यहाँ 12 है, 6 18, तो कोई 18 नॉटिकल माइल में घुसाया तो 12 में तो नहीं घुसा, लेकिन 24 में तो घुस गया। बोलो बच्चों, अब वो कहाँ घुस गया है, वो 24 नॉटिकल माइल के अंदर घुस गया है। तो आप पता लगाएं कि यार तुम 12 के अंदर तो नहीं घुसे हो, लेकिन तुम 24 के अंदर घुस गए हो। अब हमारे अधिकार सुनना, अब हमारे अधिकार, उड़ा नहीं सकते तुमको, हम मजबूर हैं, उड़ाने का अधिकार केवल 12 के अंदर भारत को मिला है, तो तुमको उड़ा नहीं सकते, तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुमसे पूछेंगे, अरे बिना मेरी परमिशन मेरे 24 के अंदर घुसा है और यहाँ पर आकर प्रदूषण कर रहे हो, शिप वाले हो, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर वाले हो, आकर अपना जो है यहाँ पर पोल्यूशन करके जा रहे हो, प्रदूषण करके जा रहे हो। चलो सीमा शुल्क निकालो, एक्साइज ड्यूटी निकालो, तो बच्चों उससे हम क्या वसूल लेंगे, उड़ाएंगे तो नहीं, उड़ाएंगे तो नहीं, और हम उससे क्या कहेंगे, अच्छा हमारे यहाँ प्रदूषण कर दिए तुम, हमारी 24 में घुसाए तुम, चलो सीमा शुल्क निकालो, कस्टम ड्यूटी दो, तो हम उससे क्या वसूल लेंगे बच्चों, हम उससे कस्टम ड्यूटी वसूल लेंगे। तो बताओ बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। हाँ, कि 24 में घुसते हो तो विष्णु ये सवाल भी बाद में पूछना, विष्णु ये सवाल भी बाद में पूछना, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद ये सवाल भी बाद में पूछना, 2 सवाल तुम्हारे हो गए मेरे पास, पहले बेसिक समझ लो। हाँ, तो बच्चों कोई 12 में बिना परमिशन घुसे, उड़ा दो उसको, कोई कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन 24 के अंदर घुसता है तो, 12 के अंदर नहीं घुसा, 24 के अंदर घुस गया है तो उड़ाओ मत, वरना दिक्कत हो जाएगी, दूसरी कंट्री वाले विरोध कर देंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा हो जाएगा, नहीं उड़ाओ मत, उससे क्या वसूल के छोड़ दो, उससे सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, जुर्माना वसूल के छोड़ दो। अगर आप कहोगे सर एक हेलीकॉप्टर आया, अंदर घुसा फिर भाग गया, तब, अरे तो फिर उसकी कंट्री में जाओ, पकड़ो उसको, उसकी कंट्री में जाओ पकड़ो उसको, तो तुम चाहे हम, चाहे तुमको हम पकड़े, चाहे तुम्हारी कंट्री में वापस जाके पकड़े, तुमसे कस्टम ड्यूटी तुम तो लेके रहेंगे, और तुम्हारी कंट्री को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई रूल्स बन चुके हैं, यूएनओ ने रूल बना दिए थे। हाँ, क्या बच्चों को क्लियर कि 12 में घुसने का परिणाम क्या है, 24 में घुसने का परिणाम क्या है, बोलो 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 बच्चों। 12 में घुसोगे तो बिना परमिशन उड़ा देंगे, 24 में घुसोगे तो उड़ाएंगे तो नहीं, मगर कस्टम ड्यूटी ले लेंगे। अच्छा बच्चों, अगली बात, बच्चों कोई मेरे 150 नॉटिकल माइल्स में घुस आया, कितने, 150 नॉटिकल माइल में, बच्चों उड़ा नहीं सकते, क्यों, 12 के बाहर है, कस्टम ड्यूटी नहीं मांग सकते, क्यों, आप बोलो क्यों, उड़ा नहीं सकते क्यों, 12 के बाहर है, कस्टम ड्यूटी नहीं मांग सकते क्यों, 24 के बाहर है, लेकिन ये बताओ 200 के तो अंदर है ना, बोलो बच्चों 200 के तो अंदर है ना, 200 के तो अंदर है ना। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर,
200 के तो अंदर है। तो बहुत ध्यान से बात सुनिएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोलेंगे जाओ। इसका मतलब बच्चों, कोई भी कंट्री, कोई भी कंट्री के लोग हमारे 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर घुस सकते हैं, उन्हें हमसे परमिशन भी नहीं लेना है। सुना आपने कि कोई भी कंट्री के लोग हमारे 200 के अंदर घुस सकते हैं, वो हमारे 24 से दूर रहे, 24 के बाहर रहे, लेकिन 200 के अंदर वो घुस सकते हैं। तो आप अगर 200 के अंदर घुस गए, हम कुछ नहीं कह सकते, हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते, हमें आपको बोलना पड़ेगा जाओ, आपको परमिशन भी नहीं चाहिए। तो कोई भी कंट्री के लोग गुजर सकते हैं हमारे 200 नॉटिकल माइल से। लेकिन लेकिन क्या बच्चों को याद है कि नाम क्या था? नाम था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 12 का नाम क्या था? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उड़ा देंगे, घुसना मत टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में। 24 का नाम क्या था? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। घुसा है, निकालो कस्टम ड्यूटी। और 200 का नाम क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन। बच्चों हमने क्या बोला? क्या लोग हमारे 200 नॉटिकल माइल्स में बिना परमिशन घुस सकते हैं, यहां से गुजर सकते हैं? बोलो कि लोग 200 नॉटिकल माइल्स में बिना परमिशन घुस सकते हैं, यहां से गुजर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक कमाने का अधिकार सिर्फ भारत के पास है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक कमाने का अधिकार सिर्फ भारत के पास है। बोलो बच्चों, बात समझ आई आपको कि 200 नॉटिकल माइल्स तक कमाने का अधिकार सिर्फ भारत के पास है। मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक मछली कौन निकालेगा? भारत। कोयला कौन निकालेगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन निकालेगा? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल? भारत। अभ्रक कौन निकालेगा? गैस कौन निकालेगा? भारत। कोई द्वीप मिल गया तो किसका होगा? कोई आइलैंड मिल गया तो किसका होगा? भारत का होगा। मिनरल्स मिल गया तो किसका होगा? भारत का होगा। भले कोई खोजे, होगा भारत का। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई मछली नहीं निकाल सकता, तेल नहीं निकाल सकता, कोयला नहीं निकाल सकता। 200 नॉटिकल माइल्स तक सिर्फ भारत कमाएगा। तो बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि दूसरे देश के लोग यहाँ से गुजर सकते हैं? तो दूसरे देश के लोग यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन मछली, पेट्रोलियम, गैस, कोयला, मिनरल्स, आइलैंड मिला तो सिर्फ भारत का अधिकार है, भारत का अधिकार है। ठीक। हाँ भाई बच्चों, और 24 नॉटिकल माइल्स तक साफ सफाई की जिम्मेदारी भारत की है। कोई भी कचरा कौन साफ करेगा? 24 नॉटिकल माइल्स तक भारत साफ करेगा। आइए, विष्णु ने एक सवाल पूछा, सर एक बात बताइए कि सर एक बात बता दीजिए। विष्णु का दो सवाल था, एक हमें याद है, दूसरा विष्णु को बाद में पूछना भी हो जाएगा। विष्णु बोले ये बताइए सर, ये रहा भारत और ये रहा लंका, तो सर यहाँ तो लंका का नॉटिकल माइल्स यहाँ घुस रहा है और भारत का नॉटिकल माइल्स यहाँ घुस रहा है। तो सर ये तो जो देश आपस में सटे हुए हैं, वहां तो बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, कि जो है मालूम पड़ा भारत लंका सटे पड़े हैं, भारत बांग्लादेश सटे पड़े हैं, मालूम पड़ा कि भारत और पाकिस्तान सटे पड़े हैं। तो वहां कैसे होगा? तो बच्चों बात याद रखना कि जैसे भारत का समुद्र ढाका, बांग्लादेश का समुद्र लो भैया, ठीक, तो म्यांमार का समुद्र। तो जब कोई कंट्री अगल बगल सटी होती है तो हमारा 200 नॉटिकल माइल्स उनके में घुस रहा है, उनका मेरे में घुस रहा है। तो यूएनओ ने साफ कह दिया था, यूएनओ ने साफ कह दिया था, अगर दो देश बहुत करीब हैं तो नॉटिकल माइल्स के नियम लागू नहीं होंगे। आपसी सहमति से आप लोग सुलझा देना। सुना बच्चों, ये 200 नॉटिकल माइल्स सटी सटी कंट्री के लिए नहीं है। 200 नॉटिकल माइल्स कहाँ के लिए हैं? जहां अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है, कंट्री वंट्री नहीं है। जहां अथाह समुद्र है, कंट्री वंट्री नहीं है, तो वहां ये सब नियम काम करेंगे। अब बगल में लंका है, नियम काम नहीं करेगा। बगल में बांग्लादेश है तो नियम काम नहीं करेगा। सटे हुए देश हैं पाकिस्तान वगैरह, तो नियम काम नहीं करेगा। बोलो बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि भारत कहाँ तक है? समझ में आ गया आपको? हाँ। हाँ भाई, बच्चे कह रहे समझ में आ गया कि भारत कहाँ तक है। ठीक है, चलो पूरा बता दें, यानी अब आप समझ गए कि भारत कहाँ तक है। देखिए बच्चों, इस समय हम और आप जो खड़े हैं ये जमीन है,
तो यहाँ भी भारत है, जमीन भी भारत है। ऊपर आकाश है तो आकाश भी तो भारत है। आप बताओ बच्चों, क्या दूसरी कंट्री का प्लेन हमारे बिना पूछे हमारे देश में ऊपर से गुजर जाएगा कि भाई तुम्हारे जमीन पे थोड़ी ना आए, ऊपर से गुजर गए? तो जमीन भी भारत है और आकाश भी भारत है। कहाँ तक? स्पेस तक, अंतरिक्ष तक। अंतरिक्ष तो किसी का नहीं है ना, लेकिन जब तक हमारी ऑक्सीजन ऊपर तक है तो वहां तक भारत है, अंतरिक्ष तक भारत है। तो जमीन भी भारत है, आकाश भी ऊपर भारत है। बच्चों जमीन के नीचे माइंस वगैरह है ना, बोलो, जमीन के नीचे माइंस है ना, खदान वदान, तो वो भी तो भारत है, जमीन के नीचे भी भारत है। आप बताओ, अगर जमीन के नीचे भारत ना हो तो मालूम पड़ा पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले सुरंग बनाकर नीचे घुस गए हमारे यहाँ और कोयला वोयला निकालने लगे, मिनरल्स निकालने लगे, वापस भाग गए। बोले तुम्हारे भारत में कहाँ घुसे, हम तो जमीन में घुसे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी भारत है, ऊपर भी भारत है, जमीन के नीचे भी भारत है और समुद्र में भी भारत है। लेकिन आपने देखा समुद्र में कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत है। हाँ, विष्णु ने एक सवाल और पूछा था, सर जो आप नियम बता रहे हो वो क्या सिर्फ भारत के लिए है? जी नहीं, ये नियम सभी उन कंट्री के लिए है जिनसे समुद्र सटा हुआ है, जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। तो जो ये नियम है वो न केवल भारत के लिए है बल्कि विश्व की हर उस कंट्री के लिए है जिनके यहाँ समुद्र अटैच्ड है, जिनके यहाँ समुद्री सीमाएं हैं। तो बोलो विष्णु, आपके दोनों सवाल क्लियर? और बाकी बच्चों, क्या आपको भारत कहाँ से कहाँ तक है समझ में आ गया? जल्दी बोलो बच्चों कि भारत कहाँ से कहाँ तक है, समझ में आ गया आपको? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं, आगे कुछ और बातें बताते हैं, कुछ और बातें बच्चों। ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। जी हाँ, तो एक थी बेसिक कंडीशन, एक थी बेसिक कंडीशन, आधार शर्त। एक थी बेसिक कंडीशन, इसका मतलब था आधार शर्त। जो आधार शर्त दो लोगों के बारे में बताती है बच्चों, आधार शर्त दो लोगों के बारे में बताती है। सर कौन कौन? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। बोलो, ये बात याद रहेगी हमेशा। बेसिक कंडीशन किसके लिए बनी है? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। क्या मिस्टर राम रेसिडेंट है?